हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है उपसंयोजक बंध, या इसे हम उपसंयोजक आबंध के भी नाम से जानते हैं। तो या तो आप बंध कहिए या तो आप आबंध कहिए, दोनों बात एक ही होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इसको आपको इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है। ये केवल इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ऐसे नहीं कह रहे हैं हम कि क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो रासायनिक बंध के जो तीन हमने प्रकार आपको पढ़ाए हैं, पहला है आयनिक बंध, दूसरा हमने पढ़ाया था सहसंयोजक बंध हमने पढ़ाया है, और तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं जो है उपसंयोजक बंध। तो ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जब मुझे लग रहा है जब आप जाएंगे क्लास 12th में, तब आपको इम्पोर्टेंट इसका पता चलेगा, क्योंकि जब गुण हम पढ़ेंगे ना तो उसमें इन सभी के बंधों के बारे में भी बताया जाएगा। तो देखिए दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, एक था लॉरी थे, ठीक है, एक थे कौन, लॉरी, और एक थे सिडविक, ठीक है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये बताया कि जो उपसंयोजक बंध होता है वो एक प्रकार का सहसंयोजक बंध ही होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंध ही होता है। अब सहसंयोजक बंध क्या होते हैं ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, शायद आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे होंगे, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, बट मैं लेकर यही चलूंगा कि आपको ना पता हो तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यदि आप सहसंयोजक बंध ही ना समझे तो उपसंयोजक बंध कैसे आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। सहसंयोजक बंध में ये आपको बताया गया था कि दो परमाणु हैं, ठीक है, मतलब एक अणु है, मान लेते हैं सपोज दैट नाइट्रोजन है। आप थोड़ा सा समझिएगा, नाइट्रोजन का एक अणु है ये, ठीक है। तो इसमें कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी यदि हम संरचना बनाए तो इसी प्रकार न बनेगा। दो नाइट्रोजन है तो दो नाइट्रोजन बना दिए, और उसके बाद इसके हम जानते हैं नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हम दिखा देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब फिर से हम ऐसे कर देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से इसमें भी नाइट्रोजन है तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होंगे, तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। तो आप अगर देख रहे हैं ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में देख रहे हैं आपको कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने यही बताया था कि ये भी चाहेगा कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए, मेरे क्या हो जाए, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ, अस्थायी हो जाऊँ। और ये भी चाहेगा कि मेरे 5 तो है इसके पास इलेक्ट्रॉन, 3 और हमें मिल जाए कि मैं भी अस्थायी हो जाऊं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जब तक कक्षक इनके नहीं पूर्ण होंगे तब तक ये अस्थायी नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, ये इस नाइट्रोजन से ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो जब ये इसके पास 5 थे और 3 ये ले लिया, तो क्या करेगा, साझेदारी करेगा, मतलब इससे 3 ले लेगा, तो इसके पास कितने हो गए, 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, ये संतुष्ट हो गया, ठीक है। परंतु साझेदारी का मतलब ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं समझना है आपको कि ये इससे पूरा ले ही लिया है, ऐसा नहीं है। साझेदारी किया है मतलब ये कह रहा है कि मुझे ये इसको तो भले ही दिया है, बट कह रहा है, ये नाइट्रोजन कह रहा है इस नाइट्रोजन से कि देखिए मुझे जब भी आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर से आपसे 3 इलेक्ट्रॉन को ले लूंगा, ठीक है ना। तो उसे साझेदारी कहते हैं। अब फिर से इस वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या, ये वाला नाइट्रोजन है, ये इसको भी अष्टक पूरा करना है, तो ये भी इससे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। तो 5 इसके पास थे ही, 3 इससे भी ले लिया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो ये दोनों साझेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चला, यहाँ पर जो बंध बनेगा वो किस प्रकार n है, और यहाँ पे ट्रिपल बंध बनेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, सहसंयोजक बंध में हमने क्या बताया था, अगर सिंपल में समझें तो इसमें यही कुल मतलब तो यही था कि देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मतलब ये वाला जो परमाणु है इस परमाणु से जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लेते हैं यहाँ पे तो 3 ले रहा है, ये वाला इससे 3 ले रहा है, तो फिर से ये वाला इलेक्ट्रॉन ना इससे भी 3 ही लेगा, मतलब बराबर की साझेदारी होती है। यदि 3 इससे मतलब यदि ये 3 दे रहा है तो फिर से इसको भी 3 देना होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने बताया था सहसंयोजक बंध में।
परंतु उप सहसंयोजक बंध में केवल यही अंतर होता है कि इसमें तो दोनों दे रहे हैं ना, परंतु उप सहसंयोजक बंध में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन तो दिया जाता है, परंतु कोई एक ही परमाणु देगा, या तो ये वाला दे या तो ये वाला दे। ठीक है, तो वही हमने अब यहाँ से थोड़ा सा परिभाषा समझ जाइए। हमें लिखा है लारी और सिडविक के अनुसार उप सहसंयोजक आबंध एक प्रकार का सहसंयोजक बंधी होता है। इसमें साझेदारी का, क्या हमने कहा कि इसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा ही दिया जाता है। मतलब क्या बताया गया, उप सहसंयोजक जो बंध है उसमें साझेदारी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है साझेदारी वाले, ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि इसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, किसी एक परमाणु द्वारा ही दिया जाता है। साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा, वो किसी एक परमाणु द्वारा ही दिया जाएगा, या तो इसके द्वारा या तो इसके द्वारा। एग्जाम्पल से समझाएंगे तो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं तो अभी ये उप सहसंयोजक जो आपको बता रहा था कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं वो हमने एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं कि हम समझ लेते हैं कि उप सहसंयोजक आबंध के एग्जाम्पल, जिससे आपको परिभाषा ये समझ में आ जाए। ठीक है जी, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये अभी नहीं ध्यान देना है, क्या हमने लिखा है वही लिखा है कि उप सहसंयोजक आबंध को तीर से निशान से हम प्रदर्शित करते हैं, तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें और लिख दिया है तथा तीर के दिशा दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होती है। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं NH4 का, NH4+, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, NH4+। अब अगर इसकी हम संरचना बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम ये दिखा देंगे 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन में यहाँ पर दे रहा हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक में यहाँ पर। ठीक है, परंतु इस वाले पर प्लस हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को, इसलिए इस पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा है NH4+। ठीक है, तो एक पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा समझें कि इस हाइड्रोजन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमने दिखा दिया। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हमने दिखा दिया। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हमने दिखा दिया। इसके पास तो एक भी नहीं है, क्योंकि प्लस आने का मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो था वो दे दिया है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन को चाहिए कि उसके मतलब ये चाहेगा हाइड्रोजन की मैं अस्थाई हो जाऊं, और इसके अस्थाई होने के लिए 2 चाहिए, क्योंकि इसके कक्षक एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है, और एक कक्षक में अस्थाई होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो इसके पास है, एक और इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, पहला ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, एक नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को साझेदारी कर लेगा, फिर से ये वाला नाइट्रोजन से इस तरीके से साझेदारी कर लेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर से ये भी इसके साथ साझेदारी कर लेगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये तीनों तो क्या हो गया, हाइड्रोजन संतुष्ट हो गया। परंतु नाइट्रोजन के पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको 8 चाहिए, तो ये नाइट्रोजन वाला क्या करेगा, इस वाले से तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे, तो देख रहे हैं 1 2 3 इससे हो गया, 5 इसके पास थे हैं, तो 8 हो गया, मतलब नाइट्रोजन भी संतुष्ट हो गया। अब क्या बचा, केवल ये बचा है H+। ठीक है, अब H+ के पास मतलब जिसके पास एक भी हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको भी तो चाहिए कि 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, परंतु ये वाला जो हाइड्रोजन है इससे दोनों इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये भी संतृप्त हो जाएगा।
परंतु आप अंतर देखेंगे तो अंतर क्या है कि ये वाले हाइड्रोजन नाइट्रोजन से साझेदारी कर रहे थे, साझेदारी तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो फिर से नाइट्रोजन भी इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था। ठीक है, तो इनके बीच जो बंध बनेगा वो सहसंयोजक बंध होगा। परंतु इसके बीच अगर आप देखें तो नाइट्रोजन से ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, परंतु क्या ये नाइट्रोजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिया है हाइड्रोजन से? नहीं लिया है। तो वही बात हम कह रहे थे कि इसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा ही दिया जाता है। मतलब ये एक परमाणु द्वारा ही तो दिया जा रहा है ना। देखिए ये वाला परमाणु है, इसको दे रहा है, तो एक ही परमाणु देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा। सही है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, इसकी संरचना इस प्रकार बन जाएगी। इसकी संरचना इस प्रकार, नाइट्रोजन हम लिख देंगे और उसके बाद 3 हाइड्रोजन को हम इस तरीके से दिखा देंगे H H H, और इसके बाद यहाँ पे हम एक तीर का निशान से इस H प्लस को हम दिखाएंगे। ठीक है, तीर के निशान का मतलब आप समझ जाएंगे कि उप सहसंयोजक आबंध है या बंध है। और ये सिंगल बॉन्ड की तरह दिखाई दे रहा है सामान्य, तो ये है सहसंयोजक बंध। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये एग्जाम्पल था जो आपका हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि उप सहसंयोजक आबंध को तीर के निशान से दर्शाते हैं, तीर के निशान से दर्शाते हैं, तथा तीर के दिशा दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होता है। मतलब तीर की जो दिशा होगी वो दाता परमाणु, देने वाला परमाणु कौन है? नाइट्रोजन ही तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, तो नाइट्रोजन दाता परमाणु होगा। तो दाता परमाणु और जो ले रहा है वो ग्राही परमाणु। तो वही कहा गया कि तीर की दिशा दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होता है। ये दाता परमाणु है, ये ग्राही परमाणु, दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होता है। समझ गए ना? तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें एक और होता है, एक और हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कहेंगे थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल से समझाइए जिससे हमें बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, Fe3 को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक क्या ले लिया है यहाँ पर, एक हमने यौगिक ले लिया है या आप अणु भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसकी यदि हम संरचना बनाए तो इसमें क्या हुआ है। देखिए ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक H, फिर से H, फिर से H। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, नाइट्रोजन है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने दिखा दिया 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, तो ये हमने, अगर आप देखें तो सबसे पहली बात कि नाइट्रोजन को चाहिए 5 है तो इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इनके पास हाइड्रोजन के पास 1 है तो इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहाँ से 1 ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया और 1 यहाँ से ले लिया। अब हाइड्रोजन तो संतृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। अब इनको क्या चाहिए, अब इनको हाइड्रोजन तो संतृप्त हो गए, नाइट्रोजन को संतृप्त होना है तो 1 हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन भी संतुष्ट हो गया, 1 इनसे ले लिया, 5 इसके पास थे ही तो 8 हो गया, ये संतुष्ट हो गया। परंतु यहाँ पे B, अब देखिए इसी में ना ये भी है तो इसको मैं बना दूं B। ठीक है, तो बोरॉन के पास कितना क्या होता है, बेरिलियम जो क्या होता है, इसके पास 3 क्या होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो क्या है यहाँ पे इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद जो F है, ठीक है, तो F के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 17वें वर्ग का ये वर्ग का तत्व है ना, तो इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 3 है तो ये हम 3 दिखा दे रहे हैं। अब आप समझिएगा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास तो 3 है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं दिखा दूं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, फिर से
1 2 3 4 5 6 7। अब देख रहे हैं इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया। अब देखिए सबसे पहले ये 7 है तो ये चाहेगा कि सभी 8 हमारे पास हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। तो ये क्या करेंगे, जो F है वो B से एक ही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस प्रकार ये ले लिया, संतुष्ट हो गया। ये भी क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये भी संतुष्ट हो गया। ये F क्या करेगा, ये भी एक बोरान से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये भी संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इसके पास थे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये B के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है अपने वाले। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से भी, मतलब क्या लेगा, यहाँ से F से भी लेगा। तो यदि आप इनसे भी लेता है एक इलेक्ट्रॉन को, तो 3 इसके पास हैं और एक ले लिया तो 3 इनके पास हो गए, तो 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर भी संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि 8 ना चाहिए। तब ये क्या करेगा, B है, ये नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे साझेदारी करेगा। तो ये क्या करेगा, जो B है ना, ये अब क्या करेगा, सबसे पहली बात तो ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, और फिर से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अब क्या हो गया, इसमें सब संतुष्ट हो गए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये B है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, परंतु अगर यहाँ पर देखें तो जो B है वो नाइट्रोजन N से 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है, परंतु क्या नाइट्रोजन B से एक भी इलेक्ट्रॉन लिया है, नहीं ने लिया है। तो यहाँ पे जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, उपसंयोजक आबंध होगा। तो इसको हम कैसे संरचना इसकी बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे N H H H, यहाँ पे हम दिखा देंगे H H H, और यहाँ पे हम तीर के निशान से फिर से हम क्या लेके आएंगे B, इस प्रकार फिर से F F F। तो ये तीर वाला कौन सा बंध है, उपसंयोजक बंध है, और ये वाला कौन सा, सहसंयोजक बंध है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको जो उपसंयोजक बंध है ये आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप सीरियस हैं क्लास 11th की पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है। उस पर आप क्लिक करके आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए। जितना हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, यदि आप उतना तैयार करते हैं तो आपको क्लास 11th में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। उसके साथ साथ जब क्लास 12th में जाएंगे तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और देखिए मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट है कह रहे थे कि सर ये वाला टॉपिक छूट गया। देखिए क्लास 11th में जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखेंगे आप, बुक तो बहुत ज़्यादा, बुक में बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो 9th में आपको पढ़ लेना चाहिए, वैसे हमने छोड़ दिए हैं, टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो क्लास 12th में आपका हेल्प करेगा। बोर्ड एग्जाम तो नहीं देना है, तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको उसके बिना, उसको जाने बिना आपको आगे क्लास 12th में या आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, उन सभी टॉपिक को हम बिल्कुल पढ़ाकर चल रहे हैं। छोटा मोटा टॉपिक है, जो मान लीजिए इस टॉपिक में हमने कुछ अदर भी एक्सप्लेन किया है, तो ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक है जो छूट जा रहे हैं, तो उसको चाहे तो आप भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास उतना समय नहीं है। ठीक है, आप जानते भी होंगे क्लास 10th का भी पढ़ाना है, क्लास 12th का भी आप जानते हैं सीरियस होकर पढ़ाई कराया जा रहा है वहाँ पे हमारे मेन चैनल पे। क्लास जो 11th है उसका भी पढ़ाना है, तो उतना समय नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।